और अंजलि ये कर चुके हैं सेक्शन, तो नहीं आ रहे हैं। जितेंद्र आएंगे, समय हो गया हम लोगों का, तो शुरू करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन हैं, कल हमने 2011 के 8 प्रश्न कर लिए थे, 2012 के 4 कर लिए थे, मतलब 12 प्रश्न कल हो गए थे। 9 प्रश्न और जो बच रहे हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, और तब फिर उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। 2011 हमने कंप्लीट कर लिया है। 2012 में 1 2 3 4 यहाँ तक हम कर चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 5 नंबर प्रश्न देखें। आप एक प्राथमिकता परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और सभी अंतिम तिथियों को पूरी तरह निभा रहे हैं, और इस आधार पर परियोजना के दौरान अवकाश लेने की योजना बना रहे हैं। आपका आसन अधिकारी परियोजना की अविलंबता बताकर आपके अवकाश को अनुमोदित नहीं करता है। आप क्या करेंगे? ए है मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अवकाश पर चले जाएंगे। बी है बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश पर चले जाएंगे। सी है अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु उच्चतर अधिकारी से बात करेंगे। और डी है आसन अधिकारी को बताएंगे कि यह न्याय संगत नहीं है। बताइए। सी सर, ऑप्शन सी। सी है प्रतीक के हिसाब से। ऑप्शन सी सर। सी सर ऑप्शन सी हाँ, सही ऑप्शन, सही जवाब सी है। सबसे सटीक जवाब सी है। सी और डी बताए हैं यूपीएससी ने। तो आप जान रहे हैं कि सबसे सही जवाब सी, कि अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार करने हेतु उच्च अधिकारी से बात करें, क्योंकि जैसी स्थिति बताई गई है कि टाइमली आपने सारे काम पूरे किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने अवकाश की प्लानिंग भी करी है। तो जब सारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग काम हो रहा है, टाइम से काम हो रहा है, तो फिर अब छुट्टी ना देने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। आसन अधिकारी ज़बरदस्ती कहा जाए कि वो कह रहा है कि नहीं और पहले काम पूरा करो, या कुछ बहाना बना रहा है और आपका अवकाश जो आप मांग रहे हैं उसे अनुमोदित नहीं कर रहा है, तो फिर सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि अपने सीनियर से मिलें और उसे सारी स्थिति बताएं और पुनर्विचार के लिए कहा जाए। और फिर डी है कि आसन अधिकारी को बताएं कि वो ठीक नहीं कर रहा है, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भैया आपने कोई गलती नहीं करी, टाइमली आपने अपना काम किया है, और फिर अब आप अवकाश मांग रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर वो अवकाश नहीं दे रहा, तो फिर वो न्याय नहीं कर रहा है आपके साथ। तो आंसर सी और डी। ए नहीं होगा, आप जान रहे हैं, मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना अवकाश पर चले जाएंगे, अनुशासनहीनता है ये। तो इस तरह की अनुशासनहीनता कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो आपको कभी इस तरह के जवाब नहीं देने हैं। बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश पर चले जाएंगे, तो ये झूठ है, मतलब सत्यनिष्ठा का अभाव है ये, कि झूठ बोल के आप छुट्टी पे जाएं। अक्सर होता है ऐसा व्यवहार में, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, कि आज काम पे जाने का, ऑफिस जाने का मन नहीं है, क्या तो बस बीमारी का बहाना, बुखार आ गया है या कुछ और। तो गलत है तो गलत ही वो, भाई सत्यनिष्ठा का अभाव है। हम बात कर रहे थे जो आपसे अपेक्षाएं की जा रही, अगर आप उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे, तो ये सत्यनिष्ठा का अभाव। तो अब आप झूठ बोल के अगर छुट्टी लें, तो ये भी तो सत्यनिष्ठा का अभाव ही है। तो ए और बी नहीं होगा, आंसर सी और फिर डी। आगे बढ़ें। 6 नंबर प्रश्न देखिए। आप सुदूर क्षेत्र में
एक जलापूर्ति परियोजना स्थापित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। किसी भी हालत में परियोजना की पूरी लागत वसूल कर पाना असंभव है। उस क्षेत्र में आय का स्तर बहुत नीचा है और 25% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। जलापूर्ति की कीमत निर्धारण का निर्णय लेते समय आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है, यह अनुशंसा करेंगे कि पूरी तरह जलापूर्ति निःशुल्क हो। ऑप्शन बी, ये देखिए गलती से डी हो गया, बी, यह अनुशंसा करेंगे कि सभी प्रयोगकर्ता नल लगाने हेतु एक बार तय एकमुश्त राशि का भुगतान करें और पानी का उपयोग निःशुल्क हो। ऑप्शन सी, यह अनुशंसा करेंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए एक तय मासिक शुल्क लगाया जाए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु जलापूर्ति निःशुल्क हो। और ऑप्शन डी है, यह अनुशंसा करेंगे कि प्रयोगकर्ता जल के उपभोग पर आधारित शुल्क का भुगतान करें, जिसमें गरीबी रेखा से ऊपर तथा नीचे के परिवारों हेतु विभेदीकृत शुल्क निश्चित किया जाए। बताइए। हाँ, सी और डी? सी और बी? बी और सी सर। बी और सी। चलिए, सी तीनों लोगों का कॉमन है, सही आंसर सी है। और फिर डी है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सी और डी। स्थिति लिखी हुई है, जलापूर्ति परियोजना सुदूर क्षेत्र में हो रही है, लागत नहीं निकलेगी परियोजना की। क्यों? क्योंकि आय का स्तर नीचा है क्षेत्र में। 25% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो ऐसी स्थिति में पूछा गया है कि जलापूर्ति की कीमत निर्धारण करते समय आप क्या करेंगे? सबसे सटीक आंसर सी है। यह अनुशंसा करेंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए एक तय मासिक शुल्क लगाया जाए और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु जलापूर्ति निःशुल्क हो। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम आप देखते हैं, डी में वो लिखा हुआ है, सी में थोड़ा सा अंतर है। सी में ये है कि गरीबी रेखा के ऊपर से पैसा लें, नीचे वालों को फ्री कर दें। और डी कह रहा है कि पैसा दोनों से लिया जाए, गरीबी रेखा के ऊपर वालों से ज़्यादा लिया जाए, नीचे वालों से कम लिया जाए। तो सी और डी ही सही आंसर हैं उसमें। सी कह रहा है कि रॉबिन हुड वाली भूमिका हो, कि जो देने में सक्षम है वो दें, उनसे लिया जाए, और जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, देने में सक्षम नहीं हैं, उनसे नहीं लिया जाए। और वैसे भी पानी जैसी मूलभूत चीज़ है, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं तो उनके लिए वो फ्री हो, और जो पे कर सकते हैं, देने में सक्षम है, उनसे हम ले लें। वास्तव में आप देखेंगे तो सरकार की ज़्यादातर योजनाओं में यही तकनीक, यही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए, होता नहीं है, कहीं कहीं है। अगर हम दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग बात करें तब तो फिर ए आंसर हो जाए कि सबके लिए 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया केजरीवाल ने, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, मेट्रो फ्री, तो सब फ्री। तो उस लिहाज से तो फिर ये है कि यह अनुशंसा करेंगे कि पूरी तरह से जलापूर्ति निःशुल्क हो। लेकिन अब आप में से 3 में से किसी ने भी नहीं कहा कि ये, मतलब कि दिल्ली सरकार की जो योजना है वो गलत है। उसके बाद भी सारे लोगों ने वोट तो केजरीवाल को ही दिया और दोबारा जिता दिया उन्हें।
मतलब आपके और हमारे जैसे समझदार नहीं हैं दिल्ली में कि पूरी तरह से निःशुल्क का क्या औचित्य है। भाई जो पे कर सकता है उससे लीजिए, आप जो पे नहीं कर सकता उसको फ्री में दीजिए। लेकिन आप तो सबको फ्री में दे रहे हैं। जो करोड़पति आदमी हैं उन्हें भी 200 यूनिट बिजली फ्री है। बताइए क्या औचित्य है इस बात का। और जो झुग्गी में रहने वाला गरीब है उसके लिए भी बिजली फ्री है, क्या मतलब है इस बात का। हमारे देश में सरकार सब्सिडी देती थी पेट्रोल पे, डीजल पे, रसोई गैस पे, सबको मिलती थी सब्सिडी, चाहे वो देने में सक्षम हो पैसा और चाहे नहीं। जब मोदी पीएम बने तो उन्होंने योजना चलाई गिव इट अप, कि स्वेच्छा से जो लोग सब्सिडी छोड़ना चाहें छोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से फिर रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ दी। मुकेश अंबानी ने भी छोड़ दी। और जब मुकेश अंबानी ने गिव इट अप योजना के तहत रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ी तो सारे अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज़ थी। तो मतलब सोच के देखें आप कि उन्हें भी सब्सिडी वाला रसोई गैस मिलती थी हमारे देश में मोदी के पहले तक। एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर यूज करते थे। गलती उनकी नहीं थी, सरकार की स्कीम ही ऐसी नहीं थी। भाई सबको फ्री है तो अब वो कहाँ कहते कि नहीं हम तो अमीर आदमी, हमसे पैसा ले लो। तो सरकार के पास योजना ही नहीं थी ऐसी। मोदी के पीएम बनने के बाद हुआ गिव इट अप, उसमें भी स्वेच्छा से जो छोड़ना चाहें वो छोड़ें। लाखों लोगों ने छोड़ दी फिर रसोई गैस सब्सिडी। तो अगर आप मार्केट कॉस्ट पे करने में सक्षम हैं तो करें फिर, और जो सक्षम नहीं है सरकार उसके लिए फिर फ्री व्यवस्था कर दे, तभी चल भी सकता है सिस्टम। आप सबको फ्री देंगे तो सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। भाई 1990 में देश को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो क्यों? इसीलिए कि आप सबको फ्री में दे रहे। अभी आप देखिए गिव इट अप योजना के तहत मोदी ने अमीरों से लिया और उज्ज्वला योजना चला दी, गरीबों को बांट दिए सिलेंडर फ्री में। तो इस तरह से आप योजनाएं बनाएं तो ज़्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं, हम तो सबको फ्री में देंगे सिलेंडर, सबको सब्सिडी देंगे। दिल्ली में हो रहा है बिजली फ्री, पानी फ्री। परिणाम देखिए आप, 65,000 करोड़ का बजट था दिल्ली सरकार का और अभी 4 दिन पहले 5,000 करोड़ की डिमांड करी है केंद्र सरकार से। फ्री में आप बांटते हैं, डिमांड केंद्र से कर रहे हैं। लेकिन आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई ए होगा यहाँ आंसर की पूरी तरह से निःशुल्क। तो सच्चाई यही है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा कि सबको निःशुल्क। लिखा है उसमें कि 25% जनसंख्या है गरीबी रेखा के नीचे, मतलब 75% लोग ऐसे हैं जो पे कर सकते हैं। तो बताइए आप उन 75% को क्यों फ्री में पानी मिले जब वो पे कर सकते हैं, उनकी हैसियत है तो 75% से लीजिए आप, 25% को फ्री कर दीजिए। 75 से जो मिलेगा 25 को फ्री करने के बाद भी आप सिस्टम चला पाओगे। लेकिन सबको फ्री कर दोगे तो साल भर 6 महीने में सिस्टम बैठ जाएगा। कहां से करोगे भरपाई फ्री देके सबको? तो इसलिए बेस्ट विकल्प वही सी है कि जो गरीबी रेखा के ऊपर के लोग हैं उनसे लिया जाए, नीचे वालों से फ्री कर दिया जाए। और या फिर डी है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि हम दोनों से लें, बस अमीरों से ज़्यादा लें, गरीबों से कम लें। तो सबसे सटीक तो सी ही है। फिर उसके बाद डी है कि भाई आप दोनों से ले लीजिए। अमीरों से आप कहिए कि हम 5 रुपए लेंगे तो गरीबों से हम 1 रुपए की 2 रुपए लेंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इनकम टैक्स में लागू है कि ज़्यादा आय है तो ज़्यादा टैक्स दीजिए, कम आय है तो कम टैक्स दीजिए। उसी तरह से यहाँ कर दें कि अमीर हैं, गरीबी रेखा के ऊपर हैं तो ज़्यादा बिल दीजिए आप, ज़्यादा पैसा दीजिए आप, और गरीबी रेखा के नीचे हैं तो थोड़ा कम शुल्क दीजिए आप। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है कि पूरी तरह से निःशुल्क। बी जो था यहाँ वो बी की जगह डी लिख गया। बी था कि नल लगाने की एक मुश्त राशि ले लें और फिर पानी निःशुल्क हो। तो वही बात है कि कब तक निःशुल्क दीजिएगा आप? 1 साल, 2 साल, 4 साल, उसके बाद
उसके बाद तय है कि फिर आपको ऋण लेना पड़ेगा, घाटा होगा, कैसे भरपाई करेंगे। तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी जेन्युइन कॉस्ट आपको नहीं मिलेगी, आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो लंबे समय तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए निःशुल्क वाली चीज़ों को तो भाई एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए तो समझ में आता है, लेकिन सबके लिए निःशुल्क का क्या औचित्य है। तो आंसर हो जाएगा सी और फिर डी। लास्ट प्रश्न देखिए, 2012 का लास्ट प्रश्न है। एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है। संबद्ध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के एक्सक्यूज मी रिश्वत देने के इशारे करता है। आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? ए है रिश्वत दे देंगे, बी है ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे, सी है रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे, और डी है एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। तो बताइए, सी सर। तीनों लोगों का सी? यस सर। अच्छा, सी है, लेकिन उससे भी पहले बी। तो बी और सी दो आंसर हैं यूपीएससी के, सबसे पहले बी और फिर तब सी। देखिए प्रश्न में लिखा है कि डायरेक्ट उसने आपसे डिमांड नहीं करी है, आपको लग रहा है ऐसा, उसने कुछ खुल के आपसे डिमांड रखी नहीं है आपसे। तो ऐसी स्थिति में जब तक उसने खुल के नहीं कुछ डिमांड करी है, तो सबसे पहले तो बी कि भाई अननोन बन जाइए। तो मांग नहीं रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, इशारे कर रहे तो हम समझते ही नहीं है वो इशारे उस तरह के। तो पहले तो यही कि भाई ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम समझ ही नहीं पा रहे आपकी बात, इशारे खुल के कुछ बोलो। तो बी आंसर, और करते हैं देखिए व्यवहार में ऐसा हम, यही कि पहले तो अननोन बन जाए जब तक सामने वाले ने खुल के कुछ कहा नहीं है। मान लीजिए आप शिकायत लेके पहुंच गए उच्च अधिकारी के पास, फिर है उसके बाद सी, लेकिन वैसे आप उच्च अधिकारी के पास शिकायत लेके पहुंच गए और पता लगा कि वो तो इशारा उसको भाई बाई बर्थ कोई ऐसी फिजिकल उससे कमजोरी है कि इसलिए वो उस तरह से कुछ, तो थोड़ा कंफर्मेशन तो हो। जब तक अभी कंफर्म नहीं है, लिखा है उसमें कि वो आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है, तो बिना कुछ कहे, तो ऐसी स्थिति में कि भाई अभी तो आप ऐसी अननोन बन जाइए कि अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, आप तो अभी अड़े रहिए अपने आवेदन पे। तो बी और फिर सी भी है, मतलब गलत नहीं है सी। जैसा मैंने बताया था कि बी टिक करेंगे तो यूपीएससी 2 नंबर देगा आपको, और सी टिक करेंगे तो यूपीएससी 1.5 नंबर या 1.25 नंबर देगा आपको। सी रिश्वत के इशारों के संबंध में फिर मौखिक शिकायत लेके उच्च अधिकारी के पास जाए। मौखिक शिकायत आपको करनी है क्योंकि वहां भी सब कुछ मौखिक ही हो रहा है, लिखित कोई आपसे रिश्वत नहीं मांगी जा रही, तो आप भी लिखित तौर पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कह देगा हमने कब मांगा था, क्या प्रूफ है आपके पास कि हमने रिश्वत मांगी, तो आप भी मौखिक ही जाके शिकायत कर सकते हैं। ए बिल्कुल नहीं है कि रिश्वत दे दें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा बिल्कुल नहीं, तो ए नहीं है। और डी एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे, इसलिए नहीं है क्योंकि औपचारिक कोई रिश्वत की डिमांड नहीं है। तो जब किसी ने औपचारिक तौर पे आपसे डिमांड ही नहीं करी, तो कैसे फिर आप औपचारिक तौर पे कहीं उसकी शिकायत लेके पहुंच जाएं, बाकायदा रिटर्न में मेल या कुछ भी, कैसे करें? उसके लिए आपके पास जाएंगे शिकायत लेके, तो सबसे पहले वो यही तो पूछेगा कि भैया क्या सबूत है कि उन्होंने रिश्वत मांगी, क्या कहिएगा? मौखिक तौर पे भले अपनी बात आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है उसके इशारों से कि शायद वो कुछ हमसे उम्मीद कर रहा है, लेकिन हम भी श्योर नहीं हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है बस। तो इस तरह से जस्ट एक आप इंफॉर्मेशन के तौर पे मौखिक शिकायत कर सकते हैं।
तो बी और सी। और ये जैसा मैंने कहा था मैं वही बता रहा हूँ जो यूपीएससी ने बताया, और उन्हीं की बस जस्टिफिकेशन है, व्याख्या कर रहा हूँ कि क्यों यूपीएससी ने उनको ठीक बताया। तो ये 2012 के थे प्रश्न। 2011 के देखें, 2013 के लास्ट 6 प्रश्न 2013 में थे। निर्देश वही है जो 11 और 12 में देखा हमने। नीचे 6 प्रश्नांश दिए गए हैं, बस प्रश्नों की संख्या कम होती गई। 11 में 8 प्रश्न थे, 12 में 7 प्रश्न थे, 13 में 6 प्रश्न। नीचे 6 प्रश्नांश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश में एक स्थिति का वर्णन है, जिसके पश्चात उसके 4 संभव उत्तर दिए गए हैं। जिस उत्तर को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं उसे आप अपने उत्तर के रूप में अंकित कीजिए। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही उत्तर चुनिए। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। कृपया सभी प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन 6 प्रश्नांशों के लिए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं है। तो वो चीज़ें वही हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं इन प्रश्नों में, और बाकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर मिल रहे हैं। तो देखिए आप, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न हैं यहाँ 2013 में। बिल्कुल वही स्थितियाँ जो फिर जैसा हम बता रहे थे कि 13 से ही मेंस में केस स्टडी पूछी जाने लगी, उसी तरह से थोड़ा बड़ी बड़ी स्टोरीज दी गई हैं। देखें पहला, आप एक कार्यालय अध्यक्ष हैं। कुछ मकान कार्यालय कर्मियों को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और आपको इस मामले में विवेकाधिकार प्राप्त, डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अपने विवेक से आप फैसला करें। मकानों के आवंटन के लिए कुछ नियम आपके द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। आपका निजी सचिव जो आपके बहुत निकट है, आपके पास आता है और पैरवी करता है कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, अतः उसे मकान के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार्यालय सचिवालय नियमानुसार इस प्रार्थना का परीक्षण कर उसके अनुरोध को ठुकरा देता है और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने की संस्तुति करता है। आप अपने निजी सचिव को नाराज नहीं करना चाहते। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? ए, उसे अपने कमरे में बुलाएंगे और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करेंगे कि आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता। बी, उसकी वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर देंगे। सी, यह सिद्ध करने के लिए कि आप निष्पक्ष हैं और आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कार्यालय टिप्पणी से सहमति व्यक्त करेंगे। और डी, फाइल अपने पास पड़े रहने देंगे और कोई आदेश नहीं देंगे। सी और ए। सी और ए? हाँ सर, सी और ए। अच्छा, बाकी लोग, तीनों लोगों का यही है? यस सर। अच्छा, सी और ए। गुरप्रीत भी सीए, प्रतीक भी सीए और संतोष भी सीए। जी सर। अच्छा, चले तो उल्टा हो गया है। आंसर तो यही दो हैं लेकिन उल्टे हो गए हैं। ए और सी बताए हैं यूपीएससी ने और मुझे भी लगता है कि वो ठीक हैं। ए और सी। पूरी जो कहानी है ये तो अब क्लियर है कि आंसर वही दो हैं, ए और सी। बस अब प्रायोरिटी की बात है कि पहली प्रायोरिटी किसको और दूसरी प्रायोरिटी किसको। तो चूंकि प्रश्न में लिखा है कि आप निजी सचिव को नाराज नहीं करना चाहते, यह भी लिखा है कि आपका निजी सचिव आपके बहुत निकट है, पर्सनली आपके पास आके उसने आपसे पैरवी की है। खुद सोच के देखें,
पर्सनली उसने आपके पास आके आपसे पैरवी की है, तो क्या ऐसे में आपको ये नहीं लिखता कि पर्सनली आप उसको बुलाएं पहले और अपनी स्थिति बताएं, उससे स्पष्ट करें कि देखो ये संभव नहीं है, दिल से हम चाहते हैं लेकिन हम नियम में बंधे हैं, ये संभव नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसने पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करी, रिलेशन बड़ा अच्छा है आपसे, आप भी नाराज़ नहीं करना चाहते, बहुत क्लोज है आपके, तो अगर उसने पर्सनल रिक्वेस्ट की है तो आपको भी पर्सनली तो एक बार पहले उससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पर्सनली उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? अपनी स्थिति बतानी चाहिए कि देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये नियम हम ही ने बनाए हैं, सार्वजनिक हो गए हैं नियम, सबको पता लग गए हैं नियम। भाई वो इतना खास है तो वो नहीं समझेगा स्थिति आपकी, और अगर नहीं समझेगा तो फिर किस बात का खास है? आप चिंता कर रहे संबंध नहीं बिगड़ जाए, तो वो भी तो, उसे भी तो चिंता करनी है कि संबंध नहीं बिगड़ जाए। उसके बाद भी वो कह रहा कि नहीं आप तो आवंटन करो, इसका मतलब है कि वो फिर दिखावे का खास है, आपका वास्तव में खास नहीं है। तो फिर सी है कि भैया फिर अपना भाई जो कानून है हम तो उसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पहला काम यही होगा कि पर्सनली किसी ने आपसे रिक्वेस्ट करी है तो आप भी पर्सनली ही मिलके उसको जवाब दीजिए उसकी बात का। नहीं मान रहा है वो, नहीं समझ रहा है, तब फिर ये है कि आप जो नियम कानून है निष्पक्ष रहिए, जो नियम कानून है उनका पालन कीजिए। तो इस लिहाज से पहले ए होगा और फिर सी होगा। बी नहीं होना है कि वफादारी जीतने के लिए उसे मकान आवंटित कर दें, नहीं, गलत है, ये तो पक्षपात है, भेदभाव है। और डी भी नहीं होगा कि फाइल पड़े रहने दें, कोई कार्यवाही नहीं करें तो पॉलिसी पैरालिसिस, लकवा मार जाना या जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हैं ए और सी, पहले ए होगा तब सी होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। 2 नंबर, दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक टैक्सी से दूसरे राज्य के करीबी शहर की ओर जाते हुए आपका टैक्सी चालक आपको बताता है कि चूंकि उसके पास उस शहर में टैक्सी चलाने का परमिट नहीं है, अतः वह उसके परिवहन कार्यालय पर रुकेगा और 40 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित शुल्क अदा करेगा। काउंटर पर शुल्क अदा करते समय आप पाते हैं कि परिवहन लिपिक 50 रुपये अतिरिक्त वसूल रहा है, जिसके लिए कोई रसीद नहीं दी जा रही है। आप अपनी बैठक के लिए जल्दी में हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? ए है, काउंटर पर जाएंगे और लिपिक से वह धन वापस मांगेंगे जो उसने अवैध रूप से लिया है। बी है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि यह मामला टैक्सी चालक और कर अधिकारियों के बीच का है। सी है, घटना का संज्ञान लेंगे और बाद में संबंधित अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट करेंगे। और डी है, इसे एक साधारण मामला समझेंगे और भूल जाएंगे। सी, सी और क्या बोले गुरप्रीत, प्रतीक क्या बोले हैं? सी, सी और उसके बाद शायद ए, मतलब सेकंड प्रायोरिटी। सी और ए। अच्छा, अगेन उल्टा बताया आप लोगों ने, ए और सी, पहले ए और फिर सी। भाई आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप चुपचाप रहेंगे। एक यहां तो अधिकारी हैं आप, चलिए सामान्य नागरिक से भी हम क्या अपेक्षा करते हैं कि आपके आंख के सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप विरोध कीजिए। आप जल्दी में हैं।
हाँ तो जल्दी में है, ठीक है, लेकिन जल्दी में है, काउंटर पे वो खड़ा हुआ है ड्राइवर, पर्ची कटवा रहा है। एक बार आप कार के बाहर निकल के उसको लिपिक को बोले कि गलत हो रहा है, इसमें कितना समय खर्च होगा? मुश्किल से 1-2 मिनट, इससे ज़्यादा समय खर्च तो नहीं होगा कि तुम गलत कर रहे हो, पैसा वापस लौटाओ। भाई ड्राइवर अनपढ़ गवार ड्राइवर है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं है, क्या स्थिति, आप पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, आपकी आंख के सामने गलत हो रहा है, तो पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? एक सामान्य नागरिक के लिहाज से भी सोचें तब भी, और आप तो फिर अधिकारी हैं। अक्सर हमारे देश में क्या कि बहुत सारे जुर्म हो रहा है, लोग खड़े देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने कुछ जुर्म करने वालों के खिलाफ ना बोला ना कुछ, चुपचाप खड़े देखते रहे। या जल्दी थी, केस स्टडी हम लोग सेम यही केस स्टडी करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बिल्कुल आपके लिए बना देंगे केस स्टडी। आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कि जिस बस से आप इंटरव्यू देने जा रहे थे उस बस में एक लड़की के साथ या महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है, या आप बस से नीचे उतरे हैं बस स्टॉप पे तो वहां आप ऐसा देख रहे हैं। अब आपको इंटरव्यू की जल्दी है, चलिए तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, इंटरव्यू की जल्दी है आपको, थोड़ा सा चेंज कर देंगे केस स्टडी मीन्स में, और फिर आपको जैसे तो हम बता ही रहे कि ये सारी तो हम वो कर ही रहे केस स्टडी, बस यहाँ ऑप्शन है वहां हम ऑप्शन नहीं देंगे आपको। तो आंख के सामने गलत हो रहा है और चुपचाप, ये तो कभी नहीं, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए हमें। गलत हो रहा है तो विरोध बनता है उसका, और हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होना है कि बस कार से बाहर निकल के आपको उस विंडो पे जाके उससे कहना है कि गड़बड़ कर रहे हो, पैसा लौटाओ, नहीं तो हम बाद में रिपोर्ट। इतना बोलने में हमें नहीं लग रहा कि बहुत 1-2 मिनट से ज़्यादा समय, 5 मिनट से ज़्यादा समय बेकार जाएगा आपका। तो इसलिए पहले ए कि काउंटर पर जाएंगे, लिपिक से वह धन वापस मांगेंगे जो उसने अवैध रूप से लिया है। और फिर सी तो खैर आप बता ही रहे, वो है ही है कि घटना का संज्ञान लें, बाद में फिर एक्शन लें। तो उस समय एक्शन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा, उस समय बस इतना है कि एक बार भाई आप जागरूक पढ़े लिखे नागरिक हैं तो एक बार तो एटलीस्ट बनता है कि आप विरोध कीजिए उस जो गलत हो रहा है उसका, शायद समझ जाए उतने से ही और वो ठीक हो जाए। नहीं तो फिर भी नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला टैक्सी चालक कर अधिकारी के बीच का है। आँख के सामने गलत हो रहा और तो वो तो आजकल फिर बड़ा अच्छा दिमाग में आ गया उदाहरण की धृतराष्ट्र वाली स्थिति हो जाएगी कि आँख पे पट्टी बांध लिया, हमें कुछ नहीं दिख रहा तो अब गलत हो रहा है तो हमारे लिए तो सही हो गया। और चाहे वो तो अंधे थे, बाकी भीष्म और द्रोणाचार्य और बाकी सब कि हम राजधर्म में बंधे हैं, हमने राजगद्दी के साथ शपथ ली है, तो भीष्म कह रहे हैं कि भैया कुछ भी गलत हो रहा है, हम बैठे हैं, तो द्रोणाचार्य सबके अपने अपने एक्सक्यूज हैं। तो इनका आपस का मैटर है, हमें क्या करना नहीं करना, तो बी नहीं है। और डी भी नहीं है कि भाई साधारण मामला है, केस स्टडी पढ़ेंगे तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है, हम बताएंगे आपको कि कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके जवाब नहीं देना है। प्री जमसंस मतलब पहले से दिमाग में बैठी बातें, तो इसे एक साधारण मामला समझेंगे, भूल जाएंगे अरे हमारे देश की तो अनिवार्य सच्चाई है कि बिना भ्रष्टाचार के कुछ होता ही नहीं है, 50 रुपया कौन सी बड़ी बात है। तो ये पूर्वाग्रह हो गया कि हमारे देश में तो बिना भ्रष्टाचार के कुछ होता ही नहीं। तो हम बताएंगे आपको एक जरूरी गुण केस स्टडी सॉल्व करते समय कि पूर्वाग्रह से मुक्त होके हम फैसला करेंगे। पहले से ये धारणा नहीं कि अरे भ्रष्टाचार तो एक अनिवार्य सच्चाई है, तब तो फिर कैसे खत्म करेंगे उसे। तो इसलिए डी भी नहीं होना है आंसर। तो ए सबसे सटीक कि गलत हो रहा है तो विरोध करें, और फिर सी। ठीक है।